वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको विज्ञान से संबंधित कोई भी जैसे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और चलो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं इसको, जिंक प्लस H2SO4। जैसे जिंक प्लस H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में ये अभिकारक, तो ये क्या हो गए? आपके अभिकारक हो गए। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर जिंक सल्फेट प्लस H2 अर्थात जिंक जो H2 का विस्थापन हो जाता है और जिंक क्या होता है? SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो जाता है तो इसमें क्या हुआ? एक नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, जैसे हम जिंक सल्फेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं और एक नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण 2MgO बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से देखो अब तो रासायनिक अभिक्रिया क्लियर होगी। अब थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण और जो एरो से बाद का होता है उसे हम प्रोडक्ट उत्पाद बोलते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं? अभिकारक, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन किन में होगा? अभिकारकों में होगा। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला नया पदार्थ होता है, यहाँ पे तो क्या हुई? यहाँ पे अभिकारकों में अभिक्रिया होने के बाद जो नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ बना, वो क्या होता है? उत्पाद होता है। जैसे ये आपका, जैसे उदाहरण के तौर पर H2+O2, ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों हैं आपके अभिकारक। आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण क्या बनाते हैं? जल का अणु बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, H2+O2 आपस में मिलके। ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे हम बात करते हैं, ये आपका अभिकारक है, तो यहाँ पे जो तत्वों का द्रव्यमान होगा और उत्पाद में तत्वों का द्रव्यमान होगा, ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होगी उसके बराबर ही उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी वह समीकरण संतुलित होगा और तभी वह अभिक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अर्थात वह अभिक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। बोलते हैं एरो का निशान है ZnSO4+H2। तो इसमें देखते हैं कि जो जिंक होती है वो H2 को प्रतिस्थापित कर देती है और SO4 के साथ जुड़ जाती है, तो ZnSO4+H2 हो जाता है। अब देखेंगे ये संतुलित है या नहीं है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम आप उत्पाद में देख सकते हैं, उत्पाद में जैसे जिंक का एक परमाणु है, यहाँ पे भी एक है, सल्फर का एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने? 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह समीकरण एक संतुलित समीकरण है। इसी तरह से आप एक और समीकरण दिया गया है CaCO3, एरो का निशान है CaO+C। तो इसको देखेंगे ये संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले आप उत्पाद पे जाइए, उत्पाद पे जाने के बाद ये है कैल्शियम Ca, यहाँ पे भी एक है, एक परमाणु है, ऑक्सीजन 1 2 3 है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए, कार्बन का एक है, यहाँ भी कार्बन का एक है। तो ये कैसा हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। इसके बाद और भी जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि Fe+H2O, एरो का निशान है Fe3O4+H2। इसको देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। तो Fe के कितने हैं? 3 है, यहाँ पे कितना है? Fe का 1 है, तो ये क्या हो गया? असंतुलित, इनबैलेंस समीकरण हो गया। क्या करना पड़ेगा कि Fe की जो यहाँ पे 3 है तो 3 हमें यहाँ पे भी लेके आने पड़ेंगे। चलो 3 ले आए। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। जब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे सामने लाने पड़ेंगे? 4। ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए। फिर देखते हैं हम हाइड्रोजन को,
हाइड्रोजन के यहाँ पे कितनी है, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन 2 तो हैं, लेकिन जब हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 का 8, 8 हो गए। तो यहाँ पे भी हमें 8 करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, तो इसके आगे क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, 4H2O। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के भी संतुलित हो जाएंगे। इस तरह से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है NH3CuO प्लस एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चरण पहला आएगा आपका, तो चरण पहले में क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें एक तत्व लेना है, हमें उत्पाद में से हमें एक तत्व को लेना है, जैसे पहले वाला है ना Cu। अब इसको देखना है कि ये अभिकारक है, उसमें एक ही है या अधिक है, अर्थात ये संतुलित है या नहीं, ये देखना पड़ेगा आपको। तो Cu एक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक है, तो ये संतुलित है, तो हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है ना, ये तो संतुलित है ही। अब लेते हैं हम N2 को। N2 यहाँ पे 2 हैं परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन का कितना है, 1 है, तो ये क्या है, इनबैलेंस है। इसको बैलेंस कैसे करें, तो 2 है वो उसको आगे लगा देते हैं, ठीक है ना, 2NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, संतुलित हो गई आपकी नाइट्रोजन, ठीक है ना। फिर आप इस समीकरण को जैसा है वैसा उतार देते हैं, N2 प्लस H2 प्लस ये, ठीक है ना। इसके बाद आपको उसे भूल जाना है, अब आपको इसको ही देखना है, इस वाले समीकरण को, ठीक है ना, इस वाला जो समीकरण है इसको ही आपको देखना है। अब इसमें जैसे ही आपने N2 को संतुलित किया, संतुलित करने के बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम नाइट्रोजन हो गई, इसके बाद हम हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, 3 2 के 6, तो 6 और 2, तो ये असंतुलित है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका हाइड्रोजन है इसके सामने 3 लगा देंगे, 3, तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसके लिए अगला चरण लेते हैं, 2NH3 प्लस CuO एरो Cu प्लस N2 प्लस 3H2। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि ये वाला 3 है, इसमें भी समझिएगा 3 होने के बाद ऑक्सीजन को भी संतुलित करना है। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को संतुलित, देख यहाँ ऑक्सीजन को संतुलित किया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो Cu को कितने हो गए, 3 हो गए, तो Cu को संतुलित करने के लिए 3 यहाँ पे लगा देंगे Cu के सामने, ठीक है ना। इस तरह से जैसे हम 2NH3 प्लस 3Cu एरो 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, इस प्रकार से हम इसको समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। साथ तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।